हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक टॉपिक जिसका नाम है कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। देखो चैप्टर्स में सारे तो मैं दो तीन सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, ये तो पता नहीं दूसरी तीसरी बार रिवाइज हो रहा है आपका सिलेबस। ठीक है, तो बात क्या है, ये टॉपिक पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इस चैप्टर में। कौन सा टॉपिक है? कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, इस पे हम आते हैं, मैं थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ आपसे। इस चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये है ना चैप्टर का नाम। मैं आ रहा हूं इस पे, ठीक है, वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको याद है आपने नाइन्थ में यहां तक पढ़ा था चैप्टर एक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैंने, अगर आप मुझसे पढ़े हो नाइन्थ में, तो मैंने आपको बताया था उसकी जनरल इक्वेशन ऐसे होती है। क्या होती है जनरल इक्वेशन? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। मैंने बताया था ना आपको कि लीनियर इक्वेशन, नाइन्थ की बात बता रहा हूँ ये मैं, कि यहाँ तक का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसकी जनरल फॉर्म ऐसे होती थी। ये देख लो ना, दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल एक्स एक वेरिएबल वाई, और लीनियर है, लीनियर मतलब सबकी पावर वन है। तो ये होती थी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम टेंथ में आ गए, तो टेंथ में क्या चीज एक्स्ट्रा जुड़ गई? पेयर। मतलब दो इक्वेशन के साथ हम डील करेंगे, है लीनियर इक्वेशन ही, पर यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो अब हम एक और लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। लेकिन तो सेम सेम हो गई, तो क्यों ना हम इनका नाम अलग अलग लिखते हैं इनके कोफिशिएंट का। तो इसको a1 लिख देते हैं, इसको a2 लिख देते हैं, इसको b1 लिख देते हैं, इसको b2। वेरिएबल तो ना चेंज होंगे, वो तो x और y रहेंगे। इसको c1 लिख लेते हैं, इसको c2 लिख देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या है, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। समझ रहे हो? तो नाइन्थ में हमने बस इतना पढ़ा था, एक इक्वेशन के साथ हम डील कर रहे थे। हम दो है वही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पर उसका क्या है? पेयर। पेयर मतलब जोड़ा है उसका। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म हो गई। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आराम से पढ़ो, सारी चीजें आपके कनेक्ट होगी। तो ये तो हो गया आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, चैप्टर का नाम समझाया मैंने आपको कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बेसिकली क्या है, ये जो इक्वेशन है ये लाइन की इक्वेशन है, लाइन की तो है इसको इक्वेशन। ये लाइन वन होगी क्योंकि पहली इक्वेशन है, और ये लाइन टू होगी। तो मतलब अगर मैं ग्राफ में बनाऊंगा तो दो लाइनें ही तो बनेगी। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं ग्राफ में बनाऊंगा तो दो लाइनें ही बनेगी। अब मुझे एक बात बताओ, सुनते जाओ कहानी की तरह, मैं इस पे आ रहा हूँ, इस पे मैं आऊंगा, वही समझा रहा हूँ मैं, समझते जाओ। तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो लाइन की है, तो जब इसको मैं ग्राफ पे बनाऊंगा तो दो लाइनें बनेगी। अब वो जो दो लाइनें बनेगी, उनकी वो क्या, किस किस तरीके से वो दो लाइनें बन सकती है? देखो कैसे बन सकती है। या तो वो दो लाइनें ऐसे बनेगी, एक पॉइंट पे काटेगी, जैसे एक पॉइंट पे काट रही है। ठीक है, पहली कंडीशन। भाई दो लाइनों का इक्वेशन है ना वो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब एक लाइन की इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है ना। तो या तो दो लाइनें ऐसे काटेगी आपस में, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी? या वो दो लाइनें आपस में नहीं काटेगी, ऐसे पैरेलल हो जाएगी, यही होगी बात। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वो लाइन एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हो, बिल्कुल मतलब एक लाइन ऐसे और दूसरी उसी के ऊपर एज इट इज। ब्लू से बना देता हूँ दूसरी वाली, उसी के ऊपर, उसी के ऊपर एज इट इज। ये तीन कंडीशन हो सकती है बस आपकी लाइन की। दोनों लाइनों अगर मैं ग्राफ पे बनाऊं तो इस तरह से तीन ही ग्राफ बन सकते हैं। या तो दोनों लाइनें आपस में एक पॉइंट पे काटेगी, या दोनों आपस में पैरेलल होंगी, या फिर एक के ऊपर एक चढ़ी होगी। तो इनके नाम दे रखे बस। ये जो दोनों आपस में एक पॉइंट पे काट रही है, इस तरह की लाइन को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्या बोलेंगे भाई? इंटरसेक्ट कर रही है, सिंपल सी बात है, कोई इतना बड़ा वर्ड तो है नहीं। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों को क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन्स। कुछ नई चीज नहीं बता रहा। ये एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, तो इसके लिए मैथ्स में क्या बोलते हैं हम? को इंसिडेंट। को इंसिडेंट, तो ये होंगी को इंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये जो दो लाइनें अगर मैं ग्राफ पे बनाऊंगा तो या तो वो इंटरसेक्ट करेगी, या पैरेलल होंगी, या फिर एक के ऊपर एक चढ़ी होगी, और उनके नाम ये हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइंस। अब होता क्या है, कोई भी दो लाइनें हैं तो उसका सॉल्यूशन होगा। मैं आपको बता चुका हूं, सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू। सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू ही तो होता है। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो ये मैंने लाइन समझा दी आपको। ग्राफ में अगर हम लाइन बनाएंगे तो ये इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी। अब इसके सॉल्यूशंस भी हम गैस कर सकते हैं, ये लाइन कैसी बनेगी ग्राफ पे, उससे हम इनके सॉल्यूशन भी गैस कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे
इंटरसेक्टिंग लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे। तो बेसिकली बात ये है कि ये जो दो लाइनें जितने पॉइंट पे काटती है ना उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन एक ही पॉइंट पे काट रही है, बस एक ही तो पॉइंट है, तो इसका इस तरीके की जो दो लाइन होंगी उनका एक सॉल्यूशन निकलेगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा और उसको हम बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक है, एक ही है, यूनिक सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा ये दोनों एक भी पॉइंट पे नहीं काट रही, मैंने आपको क्या बोला, जितनी पॉइंट पे ये दोनों लाइनें आपस में काटेगी उतने सॉल्यूशन निकलेंगे इन दोनों इक्वेशन के। तो ये तो पैरेलल लाइन तो एक भी पॉइंट पे नहीं काट रही, दोनों अलग अलग है, तो इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। जब ऐसी दो इक्वेशन को हम जब सॉल्व करते हुए चलेंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे हम, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना होता है ना, कितनी बार समझाया मैंने आपको। अच्छा कोइंसिडेंट लाइन देखो, ये तो पूरी एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, मतलब बहुत सारे पॉइंट पे काट रही होगी, छोटे छोटे डॉट कितने सारे होंगे भाई, दो लाइन है एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, तो या तो काटती जा रही है एक के ऊपर एक, सबको इन्फिनाइट इन्फिनाइट टाइम पे काट रही होगी ना, तो इसका मतलब इसके कितने निकलेंगे, इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे इसके, इन्फिनाइट इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। समझ गए। तो हमने क्या किया, देखो हमने जैसी वो दो लाइन ली, तो अगर हम उनका ग्राफ बना दें तो हम उनके ग्राफ से हम उनके सॉल्यूशन के ग्राफ देख के अगर हम ग्राफ बना दें तो हम बिना सॉल्व करे, इक्वेशन को सॉल्व करे बिना, सिर्फ ग्राफ देख के ही बता सकते हैं कि यार इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन निकलेगा, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आते हैं, आज का टॉपिक समझा दिया बस मैंने आपको। आज का टॉपिक क्या था, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये मैथ्स में इनको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ये जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता ना बस उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। जैसे ये पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। ये टर्म है, बस नाम याद कर लो ये। क्यों इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। बाकी अगर आपसे पूछे क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिस्टेंट है, तो आप कहोगे हाँ भाई एक सॉल्यूशन तो निकल रहा है ना, कंसिस्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे इसका कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम क्या है, तो आप कहोगे कंसिस्टेंट है इंटरसेक्टिंग लाइन। आपसे पूछो कोई पैरेलल लाइंस कंसिस्टेंट होती है इनकंसिस्टेंट, तो आप बोलोगे इनकंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। ऐसे ही कोइंसिडेंट लाइन आपसे कोई पूछे कंसिस्टेंट होती है इनकंसिस्टेंट, भाई इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते हैं, तो ये भी कंसिस्टेंट हो गई। तो बेसिकली बस पैरेलल लाइन जो होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। अब देख लो, ये तो हमने ग्राफ के मीडियम से हमने देख लिया कि ग्राफ से हमें पता चल गया कि भाई एक सॉल्यूशन निकलेगा या इंटरसेक्टिंग लाइन से, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा या पैरेलल लाइन है, ग्राफ देख के हमने बता दिया, या कोइंसिडेंट लाइन है इनफिनाइट सॉल्यूशन निकलेगा, ये तो हमने ग्राफ देख के बना लिया। लेकिन इसको हम रिलेशनशिप इक्वेशन देख के भी बता सकते हैं, उसका एक रिलेशनशिप होता है कोफिशिएंट का। तो वो कैसे देखते हैं वो मैं समझा देता हूँ तुम्हें। तो अब देखो इक्वेशन देख के हम कैसे बताते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन है कि पैरेलल लाइन है, क्या है। तो मैंने क्या बताया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म। अब जरा गौर से सुन लो भाई। अब मैं आपको बताता हूँ, तीन तरह की लाइन हमने देखी, एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, एक होती है आपकी पैरेलल लाइन, वो हमने ग्राफ देख लिया था ना कि तीन तरीके से लाइन बन सकती है, और एक होती है कोइंसिडेंट लाइन। अब देख लो, हम ये इक्वेशन से भी बता सकते हैं कि दोनों लाइन, जैसे इक्वेशन दे रखी होगी आपको क्वेश्चन में, दो लाइनों की ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उनको देख के आप क्या रिलेशनशिप देख के आप बता सकते हो कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी दोनों आपस में जब ग्राफ पे बनाएंगे, या पैरेलल लाइन होगी जब ग्राफ पे बनाएंगे, या कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो वो रिलेशनशिप ऐसे है कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है ना, ये क्या है, ये a1x का कोफिशिएंट है, b1y का, c1 कांस्टेंट है पहली वाली इक्वेशन का। सिमिलरली a2x का कोफिशिएंट है, b2y का, और c2 कांस्टेंट है दूसरी वाली इक्वेशन का। तो रिलेशनशिप ऐसे कहता है कि अगर a1 अपॉन a2 हम करें और b1 अपॉन b2 हम करें इन दोनों इक्वेशन में, a1 a2 मतलब x के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशनों में, और b1 b2 यानी y कोफिशिएंट, ऐसे निकालें और वो आपस में इक्वल ना आए, a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 आए, तो हम ये कह देंगे ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। समझो। सिमिलरली अगर हम ये कह दें कि a1 a2 तो बराबर आए b1 b2 के, पर बराबर ना आए c1 c2 के, तो हम कह देंगे पैरेलल लाइन है दोनों। ये आपको याद करना पड़ेगा रिलेशन, a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 बट नॉट इक्वल टू c1 c2 तो यानी कि पैरेलल लाइन है। और अगर a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2 हम कह देंगे कोइंसिडेंट लाइन है।
तो हम ये इक्वेशन देख के ऐसे इनके कोफिशिएंट को ऐसे मेजर कर लेंगे और फिर हम उस हिसाब से बता देंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, कि पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। और एक बार हमें पता चल गया इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हम ये भी बता सकते हैं कि इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा। हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइन एक ही पॉइंट पे काटती है तो एक सॉल्यूशन निकलेगा, और एक सॉल्यूशन निकलेगा तो हम ये भी बता सकते हैं ये कंसिस्टेंट है ना। सारी चीजें कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर पैरेलल लाइन है हमें पता चल जाएगा, तो हमें पता है पैरेलल लाइन आपस में काटती नहीं है तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो हम बोल देंगे ये दोनों लाइन इनकंसिस्टेंट है। सिमिलरली अगर हमें ये पता चल जाएगा कि कोइंसिडेंट है तो हमें पता है कोइंसिडेंट एक के ऊपर एक चढ़ी होती है तो उसमें इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, अभी तो हमने सीखा हो, और इन्फिनाइट सॉल्यूशन है तो वो भी कंसिस्टेंट है। तो कहने का मतलब मैं ऐसे इक्वेशन देख के और ये वाला रिलेशनशिप लगा के, इसको बोलते हैं रिलेशनशिप ऑफ कोफिशिएंट या फिर कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, जो आज का टॉपिक है। तो ये देख के हम पूरी बता सकते हैं कि लाइन किस टाइप की है, सॉल्यूशन कितने निकलेंगे और कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो आप याद कर लो ये कंडीशंस। अब इस पे बेस को क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से देख लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो दो पेयर ऑफ इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, चैप्टर का नाम ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो पेयर लिखी हुई है और हमसे पूछा है क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया हमारे कॉन्सेप्ट पे जो भी मैंने सिखाया आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का। तो आप ये ऐसे ये जो रिलेशनशिप है चेक करके देख लो, कंसिस्टेंट है भाई, बस ये पैरेलल लाइन ही इनकंसिस्टेंट होती है ना, तो देख लो कि क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। अगर इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट में से एक आती है तो कंसिस्टेंट है, पैरेलल आएगी तो इनकंसिस्टेंट है, बस बता दो। तो कंडीशन क्या थी, a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 आया तो यानी कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। a1 a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ दोनों इक्वेशन के x के, और b1 b2 कोफिशिएंट ऑफ दोनों इक्वेशन के y के। चलो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी है, देख लो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे कैसे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और ये होनी चाहिए a2x जनरल फॉर्म से अगर कंपेयर करें तो b1y लिखना है b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये ना। तो a1 क्या है, ये 3 x का कोफिशिएंट, a2 क्या है, ये 6, तो देख लो 3/6। b1 b2 क्या है, b1 क्या है y का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर है 2, b2 क्या है दूसरी वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट जो कि है -4, माइनस का साइन लेना मत भूलना, -4 वरना गलत कर दोगे आप। तो इसको जब काटोगे तो ये 1/2 आया, इसको काटोगे तो ये -1/2 आया, इसलिए माइनस का साइन इंपॉर्टेंट था, अगर नहीं लेते तो गलत हो जाता। तो ये देख लो 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2। अगर ये माइनस का साइन आप भूल जाते तो आप कह देते 1/2 इज इक्वल टू 1/2 और आगे चेक करना शुरू कर देते। ठीक है, तो ये तो हमारी a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 वाली कंडीशन आ गई, जो कि होती है इंटरसेक्टिंग लाइन की, और इंटरसेक्टिंग लाइन में एक सॉल्यूशन होता है और एक भी सॉल्यूशन हो तो हम कह देते हैं लाइंस आर कंसिस्टेंट। तो बस मिल गया हमें अपना आंसर, a1 a2 is not equal to b1 b2 which is a condition of intersecting lines। ऐसे कनेक्ट करना सीखो सारी चीजें, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइन में एक सॉल्यूशन होता है यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होता है। और हमारा आंसर क्या था कि हमें ये बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। सो हेंस these pair of linear equation, ये these pair of linear equation are consistent, are consistent। ठीक है, मिल गया आंसर, कंसिस्टेंट है। अब मैं आपको बताऊं, ये 2015 में बोर्ड का क्वेश्चन है 2 मार्क का, समझ रहे हो, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2 मार्क में। इसी तरह क्वेश्चन वो देखते हैं, चलो वो देखो, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब देख लो कॉन्सेप्ट आपका वही है, क्वेश्चन आपको घुमा के दे दिया, आप बताओ तुम क्या घूम जाओगे, इन्होंने घुमा दिया। तो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये 2 पेयर ऑफ इक्वेशन दे दी और हमें बता दिया पहले से कि इट हैज, ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, नो सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइनें पैरेलल होती है, कि इंटरसेक्ट नहीं हो रही तो नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन, ये इन्होंने क्वेश्चन में हमें बता दी कि पैरेलल लाइंस बनेगी अगर हम ग्राफ पे बनाएंगे, और पैरेलल लाइंस बनेगी तो कंसिस्टेंसी वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता था, इसमें हम रिलेशन ये इनके कोफिशिएंट मेजर करते थे, ये याद होना चाहिए आपको। तो ये कहता था a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2। तो बस हमें ये पता है a1 a2, भाई क्वेश्चन में बता दिया ना कि ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, और वो कब होते हैं, कोई भी सॉल्यूशन कब नहीं निकलता, जब पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन ऐसे होती है कहीं कटी ही नहीं तो एक भी सॉल्यूशन नहीं है।
तो ये दोनों इनकंसिस्टेंट भी है, वो तो खैर यहाँ नहीं पूछा। तो हमें इसकी कंडीशन क्या पता है, कोफिशिएंट ऑफ जब रिलेशन हम करते थे तो उसकी कंडीशन ये होती थी कि A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2। ये होती है ना पहले लाइन की कंडीशन, अभी हमने प्रीवियसली याद किया, सारा याद करना पड़ेगा आपको ये सब। तो ये है, यहाँ पर इसने पूछ लिया के की वैल्यू बताओ। भाई कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा है, हमें सिर्फ के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमारा A1 क्या है, A1 4 है, ये देख लो ना पहली इक्वेशन ये रही, A1 हमारा 4 है, A2 क्या है 2, B1 क्या है -3। भाई इनको कंपेयर करोगे, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे तुम, जनरल इक्वेशन ऐसे होती है ना, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, यही तो है। तो उसी से कंपेयर करके 4 है तो A1 4, नीचे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है तो A2 2। सिमिलरली B1 क्या है -3 और B2 क्या है k, हमें तो सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, k। C1 क्या है, ये देख लो राइट हैंड साइड में 0 होता था तो ये इधर चला जाएगा तो -9 होगा C1, कंफ्यूज मत होना। C1 है -9, सिमिलरली ये भी इधर जाएगा तो C2 है -11। और ये हमारी कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की, है ना। ठीक है, तो बस अब इसको डाल के और k की वैल्यू निकाल लो। तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A1 A2 यानी कि 4/2 इस इक्वेशन में डाल रहा हूँ बस, ये जो हमारा रिलेशन था, इज इक्वल टू B1 B2 क्या है -3/k और C1 C2 क्या है नॉट इक्वल टू -9/-11। पर हमें ये नॉट इक्वल टू वाली की तो जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दोनों से ही हम कर लेंगे। तो बस इसको क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, ये ब्लू डब्बे वाले को सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये 4 के हो जाएगा, k उधर जाके और ये उधर जाके -6, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई -6/4, जो काट रहा है काट दो, -3/2, तो k की वैल्यू है -3/2। बस इतना ही तो था, बस इन्होंने कंफ्यूज कर दिया आपको, k की वैल्यू है -3/2। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, अगर आप ये क्वेश्चन कर देते हो तो समझ लो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया कंसिस्टेंसी का, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ घुमा रखा है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा कुछ नहीं है, बस ये अल्फा बीटा क्या है, ये सेकंड वाली क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट है और ये अल्फा प्लस बीटा y का कोफिशिएंट है, तो बस वही अल्फा बीटा बोल रखा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा फॉर विच द फॉलोइंग लीनियर ऑफ इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन लीनियर, हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मैं हिंट देता हूँ, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन किस में होता है, कोइंसिडेंट लाइंस में, जो एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होती है, समझाया था अभी। कोइंसिडेंट लाइंस में इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2, यही कंडीशन होती है ना उसकी। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन किस में होते हैं, कोइंसिडेंट लाइन में। एक के ऊपर एक है तो हजारों बार काटेगी, इनफिनाइट बार काटेगी, तो कोइंसिडेंट लाइन, और ये उसका रिलेशनशिप होता है। तो ये दोनों, ये मदद हेल्प करके आप ये बताओ कि अल्फा और बीटा की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों पेयर इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनाएंगे। तो देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। और बाय द वे ये प्रीवियसली किसी ना किसी ईयर में आ चुका है, ठीक है, बोर्ड में आ चुका है आपके किसी ईयर में, ठीक है। तो ये थी इस वीडियो का कॉन्सेप्ट। अब आप रिकमेंड मैं ये करूंगा कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लेना प्लेलिस्ट में जाके, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर एमसीक्यू कर लेना प्लेलिस्ट में जाके, और ऐसे ही प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ये क्वेश्चन जरूर लिखना इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, अगर आपने लिख दिया तो समझ लो आपके कॉन्सेप्ट काफी क्लियर है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।